नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी डेली करंट अफेयर एनालिसिस में, जहां पे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए करंट अफेयर की प्रिपरेशन में हम द हिंदू का हिंदी एनालिसिस करते हैं, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सबसे महत्वपूर्ण जितनी भी न्यूज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, तो उसकी हम इन डिटेल चर्चा करते हैं। हम जो भी न्यूज़ देखते हैं, एडिटोरियल देखते हैं, उसमें मैं आपको हिस्टोरिकल पॉइंट बताता हूँ, जिसमें मैं जितनी भी इससे पहले उस टॉपिक पे जितनी भी इंफॉर्मेशन आ गई है जो कंस्ट्रक्टिव है, जो आपको पता होनी चाहिए, तो वो मैं बताता हूँ। साथ में हम डिस्कस करते हैं सबसे अधिक और महत्वपूर्ण है कि कोई भी टॉपिक है वो जीएस के किस पेपर के अंदर आएगा, ठीक है? और मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछता हूँ, ताकि आपकी भी जो स्टैटिक प्रिपरेशन है, ये अपनी एनसीईआरटी के साथ, जीएस की प्रिपरेशन के साथ, वो अच्छे से हो सके। और मैं आपसे इन डिटेल बात करूं, तो जो भी बच्चे ये द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं, वो हमारी टेलीग्राम चैनल है आईएएस लाइफस्टाइल, वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो उस टेलीग्राम चैनल पे एक लिंक पिंग की गई है, तो उस लिंक पे फॉलो करके आप द हिंदू की पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं डेली बेस पे। तो जो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी, यदि आप इजिली द हिंदू न्यूज़पेपर आपको मिलता नहीं है तो। शुरुआत करते हैं आज 21 अगस्त के द हिंदू एनालिसिस में। तो पहली ही फ्रंट पेज पे न्यूज आई है, न्यूज है जो प्रशांत भूषण जी को जो पनिशमेंट देने वाले थे 20 अगस्त को, उनका फैसला आना था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो के तहत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर प्रशांत भूषण जी पे केस दाखिल किया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली थी। तो उसमें प्रशांत भूषण जी को क्या दोषी करार दे दिया गया था और उनको 20 अगस्त को सजा होने वाली थी, तो उसके इंफॉर्मेशन आया है। तो इंफॉर्मेशन का कंटेक्स्ट देख लीजिए। हमारे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है, नाम देख लीजिएगा, के वेणुगोपाल, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया कि जो प्रशांत भूषण जी है, ठीक है, उन्होंने पब्लिक के लिए अच्छा कार्य किया है। आप उनको उसके जो कार्य है या उसकी जो लिमिटेशन है, उनके लिए आप उनको बोल सकते हो, ठीक है। आप उनको कोई भी जैसे बोलना कि भाई आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं इस प्रकार से, लेकिन आप उसको इसके लिए आप पनिश नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप उनको सजा नहीं सुना सकते हो। तो ये किसने कहा? ये कहा हमारे के वेणुगोपाल ने। हालांकि यूपीएससी में मैंने पहले से ही आपको बताया है कि कोई भी मान लीजिए आपको कहीं पे लिखना भी है कि ऐसा अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, आपको नाम भी पता है, तो आपको नाम लिखने से परहेज करना है। यूपीएससी में आप सिर्फ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, या करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, या विथ एनी स्पेसिफिक वर्ड, लेकिन आपको नाम नहीं लिखना है, ठीक है। भले आपको पता ही हो, आपको याद रखना है, लेकिन लिखने का टालना है। जैसे कि मैं कभी कभी बार बोलता हूँ, जैसे अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसमें आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखना है, नरेंद्र मोदी जी नाम लिखना नहीं है। नाम लिखने से परहेज करना है, ठीक है। उसका क्या रीजन है वो मैं कभी बाद में आपसे डिस्कस करूंगा। यहाँ पे याद रखिए कि हमारे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, उन्होंने बताया कि आप प्रशांत भूषण जी को नोटिस दे सकते हैं या उनको डांट सकते हैं, उनको पनिशमेंट नहीं दे सकते इनके कार्य के लिए, कि उन्होंने ट्वीट किया था और वो ट्वीट को लेके आपने जो सुमोटो मोटो दाखिल किया है, ठीक है, तो उसमें जैसे दोषी करार दे दिया गया और उनको सजा होने वाली थी। तो सजा में ये उनका स्टेटमेंट था। फिर क्या हुआ, उनको ऐसा एक ट्रायल दे दिया गया 2-3 दिन का, कि आप क्या करो कि आपने जो भी अपना स्टेटमेंट दिया है या कमेंट की है, ठीक है, आप चाहे तो उसको मॉडिफाई कर सकते हो, यानी उसको थोड़ा डाइल्यूट करने की यहाँ पे बात हो रही है, और या तो आप माफी मांग के भी इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो, जिससे बोलते हैं कि अदालत के बाहर हम किसी भी मैटर को क्लोज कर दें, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, कि जो भी बात जाते यहाँ पे जो जस्टिस है अरुण मिश्रा, उनके द्वारा, अरुण मिश्रा जी के द्वारा बताया गया कि उनके पास पब्लिक गुड्स तो है, लेकिन उनको अपनी लक्ष्मण रेखा क्रॉस करनी चाहिए नहीं, ठीक है। ये कॉन्क्रीट आर्ग्यूमेंट है कि उनको ऐसा नहीं है, हाँ उनके पास पब्लिक गुड्स है, उनको पब्लिक सपोर्ट करती है, तो ये जो बार और बेच का जो डिफरेंस है, ठीक है, या डिफरेंस है, या तो जो पावर ऑथोरिटी है, या तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें उनको अपनी लक्ष्मण रेखा यानी जो लिमिटेशन है वो क्रॉस नहीं करना चाहिए। और इसी के वजह से ये पूरा इश्यू चला था। तो इस इश्यू में हम बात करें 17 अगस्त, 18 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त, सभी दिन जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था, फिर जो जैसे कि क्रिटिसिज्म था, तो एक्टिव क्रिटिसिज्म, प्रेस पैसिव क्रिटिसिज्म हमने बात की थी। फिर बात हम मैंने आपसे इन डिटेल की थी
कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है आर्टिकल 19, तो उसमें क्या है। फिर मैंने एक चीज ये भी बताई थी कि किस शिव मोटो में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। दोनों चीजें हमने इन डिटेल डिस्कस की है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये इश्यू आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए आप में से कोई भी लॉ का स्टूडेंट है, तो हो सके आपका इंटरव्यू हो रहा हो तब ये जो पॉइंट है, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है या प्रशांत भूषण जी ने जो किया है वो सही है कि नहीं है। तो इस प्रकार की अगर आर्ग्यूमेंट होती है, तो आप ऐसे जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला दिया, फिर हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने जो कहा, ठीक है, तो उनका स्टेटमेंट आपको पता हो तो आपके लिए अच्छा रहता है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हमारे जो एडिटोरियल है उसमें देखिए आज का सबसे महत्वपूर्ण और अच्छे अच्छे सारे टॉपिक पे ही आर्टिकल आया है, तो इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। आज इंफॉर्मेशन जितनी दी गई है, ठीक है, तो उसमें मैं आपको जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगा वो आपको अच्छे से याद रखनी है। कि जैसे कि आज का ही टॉपिक है, देख लीजिए यहाँ पे बात चल रही है मैरिज एज को लेके, ठीक है, यानी शादी के लिए जो साल है, जो 18 साल की लड़कियों की शादी करते हैं, तो उन शादी की एज को लेके एक बहस छिड़ी हुई है। बहस पहले से ही चल रही थी, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा, जो उन्होंने लाल किले पे इंडिपेंडेंस डे पे जो स्टेट अपना जो भाषण देते थे, ठीक है, उसमें उन्होंने इसका जिक्र किया था। जिक्र क्या है कि अभी उनकी जो साल है, ठीक है, बच्चों की जो लड़कियों की शादी की साल है वो 18 साल है, उसको बढ़ा के 21 साल करने की बात की जा रही है। ठीक है, ये पॉइंट आपको पता होगा। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, पहले यहाँ पे जितने कंटेक्स्ट दिए हैं मैं उसकी चर्चा आपके साथ कर लेता हूँ। बाद में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इसी टॉपिक के ऊपर, तो वो मैं सारे टॉपिक आपको बताता हूँ, आपको बारी-बारी से याद रखना है। ये जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट, हमारे जो जनरल स्टडी पेपर 1 है, इंडियन सोसाइटी, तो सोसाइटी के टॉपिक में भी आपको काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे सारे आर्गुमेंट। दूसरा कि आप ऐसे में कभी भी वुमेन एम्पावरमेंट या जो अभी हम देखेंगे हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी, वो तीनों कॉन्टेक्स्ट में और पॉपुलेशन, ये सभी कॉन्टेक्स्ट एक साथ देखेंगे। देखना, यूपीएससी प्रिपरेशन में आप 16 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो, 24 घंटे पढ़ो, या हो सके तो भगवान से मांग के 25 घंटे भी पढ़ो, इसका कोई आउटपुट नहीं रहेगा यदि आप अच्छे से नोट्स बना के उसका रिवीजन नहीं करते हो। दूसरी चीज, आप एक सब्जेक्ट के जो टॉपिक है उसको दूसरे सब्जेक्ट के साथ इंटरलिंक नहीं कर पाते हो, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो यही चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। देखिए टॉपिक क्या है, टॉपिक है मैरिजेस। जैसे सुनने में एकदम नॉर्मल सा लगता है कि भाई लड़कियों की शादी की साल जो 18 है उसको बढ़ा के 21 ही करना है। ये हमारे जीएस पेपर 2 पॉलिटी का कॉन्सेप्ट है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस है, ठीक है। एक बिल लाएंगे, उनको पारित कर देंगे, उसका एक्ट बन जाएगा और शादी की जो ऑफिशियल लीगल एज है वो 18 से 21 हो जाएगी। लेकिन आप देखिए इस टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है, तो ये आपको हर जगह काम आएगा, हेल्थ में, पॉवर्टी में, एजुकेशन में, फिर वुमेन एम्पावरमेंट में, फिर अपने पॉपुलेशन में, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट में, सब जगह। तो एक ही पॉइंट है, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो देखिए ध्यान से समझिए। दूसरा इसके लिए देखिए, एक जो चीज होती है मैं आपको बोलता हूँ, कभी भी एडिटोरियल पढ़ो ना, तो एडिटोरियल में जैसे इंफॉर्मेटिव होती है, मैं आपको बोलता हूँ खाली इंफॉर्मेशन है, कोई कॉन्क्रीट स्टेटमेंट नहीं है। तो इसे कॉन्क्रीट स्टेटमेंट, जैसे कि यहाँ पे एक ये जो बात हो रही है, ठीक है, जो एज बढ़ाने की बात हो रही है, तो उसके लिए कोई रिपोर्ट है, हाँ रिपोर्ट है, किसकी, द लांसेट चाइल्ड एंड जो एडलेसेंट हेल्थ है उनके द्वारा, ठीक है। तो ये जो मलिंडा गेट्स फाउंडेशन है थे, बिल गेट्स का ये फाउंडेशन है, जो काफी सारे बच्चे पॉवर्टी के जो बच्चे उनको हेल्प करता है। फिर जो भी जहाँ पे भी नेसेसरी नीड हो, यानी खाने पीने, जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण नीड है, उनके लिए जितना भी कोई फंडिंग चाहता है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आपने सुनी होगी, उसके मालिक है बिल गेट्स, तो उनके द्वारा, उनकी पत्नी के द्वारा ये मलिंडा फाउंडेशन चलाया जाता है, ठीक है। तो वो सब जगह डोनेट करते हैं, तो उनके द्वारा ही ये रिसर्च करवाया गया था। अभी देखिए मैं बारी-बारी से आपको पॉइंट बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनते जाना, ठीक है? तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे क्या बात हुई है? सबसे पहले बात हुई है कि गवर्नमेंट जो लड़कियों की लीगल एज 18 साल है, उसको बढ़ा के कितनी करना चाहती है? उनको करना चाहती है 21 साल। फिर सर्वे दिया गया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, तो उसकी बात को भी यहाँ पे बताया गया है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले डिस्कशन करता हूँ, वो डिस्कशन आप समझ लीजिए। ये गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टेप उठाया क्यों जा रहा है? तो गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टेप उठाया जा रहा है
कि जिसके मदर यानी माता है और उनका जो लड़का होता है, ठीक है? यानी जो बेटा होता है उनके लिए। तो दोनों के हेल्थ के इश्यू को लेके यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात बताई गई है। तो ये कॉन्टेक्स्ट की बात समझिए आप। ये बात क्या हो रही है? ये बात हो रही है हेल्थ को लेके। तो हेल्थ में सबसे महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए, हेल्थ किसकी? माता और पुत्र की। कि भाई उनको अर्ली एज में शादी करवा दी जाती है, इसलिए उनका जो फिजिकल है, ठीक है? फिजिकल जो बॉडी है वो वीक रहती है, तो वो उसका बच्चा भी कैसा दुबला-पतला सा होगा। तो ये बात हाइलाइट कर दी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा कि इसको कंट्रोल करने के लिए हम एज बढ़ा रहे हैं। हालाँकि ये सही आर्गुमेंट नहीं है। याद रखिए, हेल्थ का कनेक्शन शादी के एज से कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पे इस पॉइंट को हम जोड़ के देखते हैं पॉवर्टी के साथ। तो आप देखना, जो भी लड़की है उसकी 18 साल से या उसके भी नीचे यदि शादी होती है, तो वो सिर्फ़ पुअर फैमिली में होती है, ठीक है? जो पुअर फैमिली रहेगी, उनके उनमें ये सब आपको देखने को मिलेगा कि उन लड़कियों की शादी 18 साल को या उससे पहले कर दी जाती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या दिखाना चाहती है कि भाई हम हेल्थ को हम फोकस करके हम क्या करना चाहते हैं, एज बढ़ा देना चाहते हैं, ताकि जो बच्चियां यानी जो औरतें हैं उनकी शादी, लड़कियों की शादी 18 साल को हो जाती है, तो उनको हम बढ़ा के 21 साल कर देंगे, तो उनका जो फिजिकल डेवलपमेंट होगा बॉडी का वो अच्छे से होगा, तो बच्चे अच्छे से आएंगे। लेकिन ये सही बात नहीं है। यानी जो लो एज में जो लड़कियों की शादी हो जाती है, ठीक है? उसका मेन रीज़न पॉवर्टी है। यहाँ पे बताया क्या जा रहा है पता है? कि यदि आप गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, एक आसान सा तरीका फ़ॉलो करना चाहती है। जैसे कि मान लीजिए कि गवर्नमेंट को पॉवर्टी कंट्रोल करनी हो, ठीक है? तो उसके लिए वो कोई स्टेप नहीं उठा रही है, लेकिन हेल्थ में स्टेप उठाने के लिए वो बोल रही है कि हम जो 18 साल है जे उसको 21 साल कर देंगे। हालाँकि इसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है? हम बायोलॉजिकल देखें तो, कि भाई जिस बच्चे की एज 18 साल है, उसको अगर 21 साल कर दो लीगल एज, 21 साल के बाद ही वो शादी कर सकती है। तो इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा किसके हेल्थ के ऊपर। हाँ, फ़र्क पड़ेगा लेकिन वो माइनर होगा, क्योंकि ज़्यादातर 18 साल या उससे कम जो लड़कियों की शादी होती है, वो कहाँ पे होती है? जो पॉवर्टी क्लास है वहाँ पे होती है। आपने ऐसा कोई भी ऐसी लड़की नहीं देखी होगी जिसकी 18 साल से कम शादी होती हो और वो जैसे मिडिल क्लास या अपर क्लास यानी जो रिच फैमिली है, अमीर फैमिली है, वहाँ पे किसी भी लड़की की जो 18 साल के नीचे शादी हो, ऐसा आप नहीं देख सकते। इसका एक कनेक्शन है एजुकेशन भी। देखिए, प्रिपरेशन करने का सबसे आसान तरीका है आप चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना सीख लें। कि जहाँ पे एजुकेशन कम होगा, ठीक है? आपको पता होगा जहाँ पे एजुकेशन कम होगा, उसी जगह पे जो भी औरतें होगी या जो भी फैमिली के रिस्पेक्टेड पर्सन होंगे, तो उन एजुकेशन कम होने की वजह से और एजुकेशन का देखिए दोनों पे इंटरेक्शन है। पॉवर्टी, एजुकेशन और हेल्थ तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो मैं ये चीज़ आपको अच्छे से समझाने के लिए पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? जो बच्चे नए हैं, बाकी जिनको प्रिपरेशन को 1 साल, 2 साल हो गए, उनको तो ये पता ही होगा। लेकिन जो बच्चों को नहीं पता है, उसके लिए मैं बता देता हूँ। पॉवर्टी, गरीबी देखिए, गरीबी बढ़ती कैसे है? मान लीजिए कोई सिंपल फैमिली है जिसमें क्या सोच है, जैसे कि ये मैं गाँव की सोच बताता हूँ आपको। इसके ऊपर भी ऑलरेडी बहुत सारे आर्टिकल आ गए हैं पॉवर्टी को लेके। गाँव में जो घर का जो कमाने वाला व्यक्ति रहता है, जो पैसा कमाता है, तो वो इंसान जब पैसा कमाता है, वो क्या सोचता है कि भई मान लो मेरा 2 बच्चे हैं, ठीक है? 2 बच्चे हैं, जैसे कि गाँव में देखिए आप, तो मज़दूरी के लिए वो खेत मज़दूरी करेंगे या तो कोई भी मज़दूरी वाला काम करेंगे या मनरेगा जैसी स्कीम में अगर वो लाभार्थी है, तो दिन के ₹100 के हिसाब से उनको काम मिलता होगा पर पर्सन। तो वो क्या सोचेगा कि मान लो कि मेरे 5 बच्चे हों, ठीक है? क्या हो? मेरे 5 बच्चे हों, तो पाँचों को मैं एक साथ काम पे लगा दूँ, खेत काम में या किसी भी ये अपने मनरेगा स्कीम में या तो मेरे दिन के ₹500 आ गए, तो मेरे लिए फ़ायदा है। तो इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से पॉपुलेशन ग्रोथ होता है गाँव की वजह से, ठीक है? वहाँ पे एजुकेशन नहीं है और सोच क्या है कि भाई मुझे अगर ज़्यादा घर में कमाने वाले लोग ज़्यादा होंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। लेकिन हालाँकि वो ये नहीं सोचते कि अगर 5 बच्चे हैं, ठीक है? तो 5 बच्चों को एजुकेशन भी देना है और उनकी बेसिक नीड्स है, जैसे कि ठीक है, अभी वो सही है तो काम करेंगे, वरना मान लीजिए वो बीमार हो गए तो उनको क्या करना पड़ेगा कि वो बीमार हो गए तो उनको अस्पताल लेके जाना पड़ेगा, ठीक है? उनको अस्पताल लेके जाना पड़ेगा, तो अस्पताल में भी जो पैसा कमाया होगा, वो सारा अस्पताल में डाल देंगे, ठीक है? फिर वो क्या होंगे कि भाई जब तक वो कमा नहीं सकते, यानी हम बात करें 15 या 18 साल तक कि भाई आप चाइल्ड लेबर नहीं करवा सकते हो,
तब तक उसको पढ़ने लिखने के लिए भी भेजना होगा, ठीक है? पढ़ने लिखने भेजना होगा ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं है जैसे बच्चे का जन्म हो गया कि आप तुरंत उसको भेज दो। और इन सारे मेंटालिटी के बीच में एक तो क्या हो रहा है, एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, दूसरा कि घर में कमाने की नीड ज़्यादा है। तो उस हिसाब से ऐज की तो लिमिट देखनी है, लेकिन पढ़ने नहीं भेजते, क्योंकि मान लीजिए कि अपने गाँव में स्कूल है नहीं, दूसरे गाँव में स्कूल है, वहाँ जाने के लिए बस से जाना पड़ता है, बस का किराया देना पड़ता है, या तो साइकिल या किसी भी चीज़ से जाए तो उसमें खर्चा होता है, उतने पैसे तो है नहीं, तो उसको पढ़ाने लिखाने भी नहीं पैसे। और दूसरा भी हम आर्टिकल देखने वाले हैं वुमन पे, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उनके ऊपर, मासिक धर्म के ऊपर, तो बाकी डिटेल वहाँ पे भी देखेंगे। और इससे क्या होगा, एक तो जो भी फैमिली है जहाँ पे 5 बच्चे हैं, तो उनकी भरण-पोषण के लिए भी पैसा चाहिए, हालाँकि इनकम तो कुछ है नहीं। तो इससे क्या होता है, वो जो भी इनकम इकट्ठा करती है, यदि ये जैसे कोरोना जैसी बीमारी आ गई, ठीक है? और तो परिवार के किसी एक सदस्य को बीमारी लग गई, तो उसके हेल्थ के पीछे ही सारी जितने भी पैसे होंगे, सब खर्च हो जाएँगे, तो और पॉवर्टी बढ़ेगी, ठीक है? पॉवर्टी बढ़ेगी, घटेगी नहीं, बढ़ेगी। तो ये सारे ये किसके साथ आप जोड़ सकते हैं? ये जोड़ सकते हैं आप एजुकेशन के साथ, कि भाई उनके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, इसलिए ये सारी चीज़ हो रही है, ठीक है? तो इन सारी जितने भी ये कॉन्टेक्स्ट है, तो उसमें करना क्या चाहिए गवर्नमेंट को? जैसे कि अभी हम दूसरी भी चीज़ देखेंगे कि भाई गवर्नमेंट को करना चाहिए था कि भाई कोई भी अच्छी-सी पॉलिटी स्कीम लेके आए, ठीक है? कि भाई जिससे लोगों को रोजगार मिले, पॉवर्टी कम हो, लोगों की इनकम बढ़े, पर कैपिटा इनकम बढ़े, लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो अच्छी हो, जो स्टूडेंट है, ठीक है, जो बच्चे हैं उनको इजीली एजुकेशन प्रोवाइड हो। जैसे कि अभी एजुकेशन के ऊपर तो बहुत सारा काम चल रहा है, तो एजुकेशन उनको मिले ताकि वो खुद डिसाइड कर सके, वो खुद अपने लिए स्किल डेवलप कर सके, एम्प्लॉयमेंट कर सके। तो ये अगर मान लीजिए कोई परिवार अच्छे से कमाता है, ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा खाना खरीदेगा। मैं आपको मेट्रो सिटी की बात करूँ, बैंगलोर ले लीजिए, आप मुंबई ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, यहाँ की गुजरात की भी कुछ सिटियाँ ले लीजिए, तो वहाँ पे क्या होता है कि भाई वहाँ पे घर चलाने के लिए पैसे कम होते हैं। जैसे घर का भाड़ा हो गया, लाइट बिल हो गया, गैस बिल या गैस की सिलेंडर का पैसा, या बच्चों के एजुकेशन का पैसा, ट्रैवलिंग का पैसा, उन सबको मिला के कुछ बचता ही नहीं है, तो अच्छा खाना कहाँ से खाएँ? तो लोग देखिए, हमने ऑलरेडी जो हिडन हंगर है उसमें देखा था कि भाई लोग कमाई दिन के 100 रुपए या 150 रुपए कमा ही कम रहे हैं, ठीक है? तो वो कैसे अच्छा फूड खरीदेंगे और खाएँगे और अपनी हेल्थ पे फोकस करेंगे। और काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि भाई उनको खाने के लिए पैसा नहीं है, तो अस्पताल में खर्चे के लिए कहाँ से वो फोकस करेंगे? तो वो भी बीमारी जो होती है बॉडी में, उसको सर्वाइव करते हैं, कंटिन्यू चलाते हैं। तो ऐसा हमने ये कोविड-19 में भी देखा है। यदि उनको साथ जो भी सर्दी, खाँसी, जुकाम हो गया है, तो वो फट से हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं, ठीक है? तो ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो ये सारे टॉपिक है। यदि आप एक टॉपिक को कंस्ट्रक्टिव रिपेयर करो, तो ये सारे जितने भी पॉइंट है, वो आपके एक साथ कवर हो जाएँगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यही सारी बातें यहाँ पे इन डिटेल बताई गई है, ठीक है? तो ये पढ़ने का तरीका होता है कि भाई आप किसी एक टॉपिक को उठाओ, जैसे ये टॉपिक आपको जीएस पेपर 1 की जो सोसाइटी के चैलेंजेस है, वहाँ पे काम आएगा। जो वुमन एम्पावरमेंट है, वहाँ पे काम आएगा। कि बच्चों का जो हिडन हंगर है, ठीक है, पॉवर्टी है या अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे काम आएगा। तो ये सारे पॉइंट है, अर्बन एरिया, रूरल एरिया, ऐसे सारे जो डेटा होते हैं, जो आप योजना, कुरुक्षेत्र, इंडियन ईयरबुक, ये सब मिला के जब एक कॉन्क्रीट टॉपिक लिखते हैं, तब आपको अच्छे-अच्छे पॉइंट मिलते हैं, जिसमें आप जो भी कोई रिपोर्ट या सर्वे आई होती है, वो डाल सकते हैं। दूसरा, जो भी कोई अपने इंडिया का ही जो कोई सर्वे होता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। ये क्या करते हैं, ये आपको एडिशनल मार्क्स देने में सहायता देते हैं। बाकी आप कितनी भी थ्योरी लिख लो, 15 में से आपको 3 या 4 या 5 मार्क्स ही मिलेंगे, ठीक है? यदि आप सिर्फ थ्योरी लिख के आते हो किसी टॉपिक में। कंस्ट्रक्टिव आंसर तभी लगेगा, जब आप उसमें किसी सर्वे का ज़िक्र करो, या तो जो भी कोई बड़ा अपने, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, या कोई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, डब्ल्यूटीओ है, तो उनके द्वारा जो भी कोई सर्वे दिया गया है, उनकी इन्फॉर्मेशन आप जब लिखोगे आप, तभी आपको एडिशनल मार्क्स मिलेंगे। तो आशा करता हूँ ये जो सारे टॉपिक हो गए वो आपको समझने में आसानी हुई होगी। उसके बाद जैसे अभी भी मैंने आपको बात किया था कि भाई अपना जो कल ही हमने बात किया था, भाई नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी आएँगी, ठीक है? वो जो अपनी नॉन गेजेटेड जॉब्स है, ठीक है? जो हम जिसको क्लास के हिसाब से देखें तो क्लास सी और क्लास डी की जो जॉब है, ठीक है? उनके लिए। बाकी हमारे जो गेजेटेड जॉब्स हैं, जैसे यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस है, उनके लिए तो ऑलरेडी जो रिक्रूटमेंट काम कर रही है, रिक्रूटमेंट एजेंसी जो काम कर रही है, वो तो करेगी। लेकिन ये जो नॉन गेजेटेड जॉब्स है, जैसे कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, फिर रेलवे रिक्रूटमेंट और अपनी जो बैंकिंग के
जो रिक्रूटमेंट होते हैं उनके लिए एक ही एग्जाम ले ली जाएगी, ठीक है। तो वो बात मैंने कल ऑलरेडी आपसे इन डिटेल डिस्कस की है। मेरा काम है मैं आपको जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके बारे में बताऊं। यहाँ पे बात की क्या की जा रही है कि मान के चलिए हर साल इस सारे जॉब में जो अलग अलग जॉब एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है उसमें तकरीबन 2.5 करोड़ से 3 करोड़ बच्चे अप्लाई करते हैं, ठीक है। बच्चे या स्टूडेंट या जो भी जॉब ढूंढ रहे हो। तो अब 2.5 से 3 करोड़ यदि जो एप्लीकेंट है और आप 1.25 लाख यानी 1 लाख के आसपास पकड़ लो, इतनी ही जॉब रिक्रूटमेंट करते हो, ठीक है। तो इससे किसी का भला होने वाला नहीं है। गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, उसके लिए कोई पॉलिसी लानी चाहिए और कोई कंपनी है जो फॉरेन कंपनी उनको बुलाना चाहिए। हमारे आईटी सेक्टर इसमें भी जो बहुत सारी जॉब है वो टेक्निकल बेस ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ऐसा करना चाहिए कि लोगों को स्किल प्रोवाइड करके उनको कोई काम मिले, ऐसा कुछ करना चाहिए। क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो जिनको जॉब चाहिए उसके नंबर्स ज़्यादा जबकि जॉब कम है। अब आप मान चलो 2.5 करोड़ एप्लीकेंट है और हर साल खाली 1 लाख, वो भी बारी बारी हर साल नहीं आएगी, वो तकरीबन ये मेजोरिटी है एक साल में 1 लाख से 1.5 लाख तक जॉब आती है। यानी सब कुछ मिला लिया, यानी चपरासी की भी अगर रिक्रूटमेंट होगी तो वो भी इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। और सब मिला के इतनी रिक्रूटमेंट होती है जबकि अप्लाई करने वाले बच्चे रहते हैं 2.5 करोड़ से 3 करोड़। तो गवर्नमेंट को स्टेप उठाना चाहिए कि भाई ठीक है आप ऐसी जो एजेंसियां है, ठीक है, उसको तो आप चेंज कर रहे हो लेकिन आप रोजगार के लिए जो जो वैकेंसी है उसको आप बढ़ाते जाओ। जो वैकेंसी बढ़ेगी तो सबके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये भी इतना इम्पोर्टेंस है, तो मैंने आपको जो भी चीज महत्वपूर्ण थी वो बता दी है। इससे आगे मैं बात करूं तो सबसे पहले आप समझ लीजिए जो अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेटिविज्म है, ठीक है, उसको परिप्रेक्ष्य के व्यू में बताया गया है। तो ये क्या है वो मैं बता देता हूँ आसान शब्दों में। मान लीजिए कोई राज्य है जहाँ जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है मध्य प्रदेश का कि भाई मध्य प्रदेश है, ठीक है, वो निकालेंगे कि भाई हम जो भी जॉब देंगे वो जो मध्य प्रदेश के लोग हैं, ठीक है, उनको ही देंगे और हमारे यहाँ पे वही काम करेंगे। सेम यहाँ पे दूसरे भी एग्जाम्पल दे दिए गए हैं कि भाई मान लीजिए अदर भी जो स्टेट है, ऐसा नहीं ये सिर्फ खाली अकेला ही ये स्टेट है कि जो ऐसा कर रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश जैसे ही गुजरात है या दिल्ली ले लीजिए या आंध्र प्रदेश ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, कर्नाटक ले लीजिए, तो ये सभी राज्य क्या करते हैं कि भाई अपने स्पेसिफाई एक जोन के लिए जॉब और बाकी सारी जो फैसिलिटी है वो क्रिएट करते हैं। तो इससे क्या होता है, इसको बोलते हैं नेटिज्म, बराबर। कि हम नेशनल कोई ध्यान में नहीं लेते हुए सिर्फ हम जो भी अपने जो लीडर है, ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम बताया गया है, तो वैसे कि भाई हम सिर्फ अपना ही फोकस करेंगे, अपने लिए जो जरूरी है वही फोकस करेंगे। हालांकि ये सारे जो टॉपिक है वो आप नेशनल व्यू से भी देख सकते हो और उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी जितनी भी नीड है एम्प्लॉयमेंट की या किसी भी स्कीम की योजना की वो आप कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो रहा है, यही यहाँ पे बताया गया। वर्ड है नेटिविज्म, ठीक है, इसको आपको प्रिपेयर करना है। इसके में इन डिटेल इंफॉर्मेशन आपको कल टॉपिक डिस्कशन करेंगे इन डिटेल, तब बताएंगे क्योंकि आज बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक आए हैं। यदि हर एक टॉपिक पे ज्यादा डिस्कशन करेंगे तो 1 घंटा करंट अफेयर चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है अभी के लीडर के लिए। देखिए यहाँ पे बहुत सारा इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन दिया गया है, कंस्ट्रक्टिव थोड़े बहुत पॉइंट है, वो आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जो मुझे आपको बताना चाहिए कि भाई लीडर कैसा होना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक कहावत है, टुडेस रीडर इज टुमारोस लीडर, यानी आज के जो पढ़ने वाले लोग हैं, ठीक है, जो समझने वाले लोग हैं वो कल के लीडर होंगे। और याद रखें सोसाइटी या देश या अपना हम गांव से शुरू करें, ठीक है, या शहर से शुरू करें या एरिया से शुरू करें, यानी हमारे लोग वहां पे डेवलपमेंट, हमारा जो ग्रोथ डेवलपमेंट है वो वहां पे ही जाएगा जो हमारे लीडर लेके जाएंगे। यदि हमारे लीडर चाहेंगे कि भाई अपने इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाना है तो इंडिया डिजिटल इंडिया बनेगा। या हमारे लीडर बोलेंगे कि भाई इंडिया को गरीब जैसा है इसी तरह से गरीब रहने देना है तो गरीब रखेंगे। या तो ऐसा फोकस करेंगे कि भाई इंडिया स्वच्छ होना चाहिए और इंडिया में जो घूमने की चीजें हैं एजुकेटेड लोग होने चाहिए। तो इंडिया स्वच्छ है तो अब अभी सर्वे आया है स्वच्छ सर्वे, उसका भी आ जाएगा। जैसे कल आज ही आया है सुबह, तो कल के न्यूज में आ जाएगा, जिसमें जो सिटीज थी, ठीक है, सबसे क्लीनेस्ट सिटी, तो उसमें दूसरे नंबर पे सूरत है। पहले नंबर पे कौन सी सिटी है वो आपको वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो ये सारी चीजें है कि भाई हमारे जो लीडर होते हैं उनका व्यू क्या है, ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं, तो उसी हिसाब से हमारा कंट्री और हमारा देश का क्या होता है, भला होता है और उसी डायरेक्शन में वो आगे
बढ़ते हैं, ताकि अगर हमारा जो लीडर का व्यू अच्छा हो, हमारा लीडर अच्छा हो, ठीक है, एजुकेटेड हो, फिर उनको पता हो कि भाई टेक्नोलॉजी को कैसे याद रखिए, साउथ में यदि आईटी सेक्टर जो हमने बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहती है, ठीक है, तो जब भी टेक्नोलॉजी में इंडिया का जो बेंगलुरु है, सिलिकॉन वैली का नाम आता है, तो चंद्रबाबू नायडू द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं, ठीक है, उनका जिक्र आता ही आता है। तो ऐसी सारी चीजें हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी का आता है, तो जैसे अपने स्वच्छता पे उन्होंने फोकस किया, फिर ये अपने डिजिटलाइजेशन पे फोकस किया, कुछ कुछ अच्छी बातें भी है और कुछ कुछ बुरी बातें भी है, ठीक है। तो उन सभी को अपना लीडर कैसा है उसी पे अपनी देश की जो ग्रोथ है किस डायरेक्शन में जाएगी वो डिसाइड करती है। यही सारे इन आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं या फिर इंफॉर्मेशन कह सकते हैं जो यहाँ पे दी गई है, ठीक है। लीडर के ऊपर आपको क्वेश्चन आने का चांस कम है, लेकिन आपको आया है तो पढ़ लेना चाहिए। अब ये बात बताई गई है जो वर्किंग वुमन है उनके लिए कि भाई मेंस्ट्रुअल लीव मिलनी चाहिए कि नहीं, मासिक धर्म जो आता है उसके लिए लीव मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, उसके ऊपर तो मैं आपको जो ऊपर ऊपर लाइन है वो बता देता हूँ, बाकी आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या बताया गया है कि भाई 10 दिन की लीव देनी चाहिए जो 35% वर्किंग वुमन है उनको। जो यहाँ पे जो आर्गुमेंट दे रहे हैं, ठीक है, राइटर है, उन्होंने खुद बताया कि भाई 10 दिन छुट्टी देने जरूरी नहीं है, क्योंकि पहले से ही आप देख के चले 30 दिनों में 4 या 5 संडे होते हैं, ठीक है, वो निकाल दो। उसके बाद 3-4 छुट्टियां होती है हर महीने में किसी भी प्रकार से, प्राइवेट सेक्टर में नहीं होती लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में होती है, या कुछ नेशनल छुट्टियां होती है, तो उन सबको मिला के उसमें से आप 10 दिन निकाल दोगे, ठीक है, तो हार्डली 15 से 18 दिन बचेंगे। जब ये काम करेंगे तो सैलरी किस प्रकार से देंगे उसकी भी यहाँ पे बात हो रही है। और मेन चीज है कि इसको आप कहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, तो आपको पता होगा कि भाई ये सिर्फ जॉब में नहीं है, जैसे और कई जगह है, जैसे सबरीमला इश्यू हुआ था कि भाई यदि मासिक धर्म चल रहा है तो जो औरतें हैं मंदिर नहीं जा सकती है, या तो वो कोई धार्मिक कार्य नहीं कर सकती है, ठीक है। ये सारी बातें सारे आर्ग्यूमेंट है, तो आपको उन सबको अच्छे से देख के समझना है। इसके ऊपर हम जब इन डिटेल बात में आपसे करूंगा तब बताऊंगा। हालांकि यहाँ पे बताया गया है कि जो जॉब करती है उनको लीव देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, जबकि 35 जो वुमन रहती है वो बोलते हैं नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हर महीने आप ये मासिक धर्म हर दिन आता है, ठीक है, 5 से 6 दिन आता है, ठीक है। तो उसमें यदि आप लीव देना चाहते हो, ये हर महीने आता है, तो हर महीने आप 5-6 लीव दे दोगे तो उनके जो वेजेस है उसमें भी प्रॉब्लम आएगा, और यदि ज्यादा लीव मिलेगी तो जॉब की जो स्टेबिलिटी होती है, ठीक है, उस पर भी प्रॉब्लम आएगी। अनएम्प्लॉयमेंट तो ऑलरेडी बढ़ेगा और बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि लोग परहेज करेंगे औरतों को जॉब में रखने की, क्योंकि उनको जॉब पे ही रखना है और फिर छुट्टियां भी एक्स्ट्रा देनी है, ठीक है। तो ये सारी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दी गई है, तो आप अच्छे से देख लेना। फिर मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो आज का कार्टून है वहाँ पे, तो ये जो पीएम केयर फंड है, तो आप देख सकते हैं पीएम केयर फंड पब्लिक से उठाया हुआ पैसा है, पब्लिक के पास चाबी तो है लेकिन ताला खोलने की परमिशन नहीं है, ठीक है, तो वही सारी चीज दिखाई गई है। दूसरा यहाँ पे जो अपनी वही है, मैंने जैसे भी बात किया कि भाई जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है तो उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ जाएगा, ठीक है, डिजिटलाइजेशन बढ़ जाएगा, तो उस प्रकार से यहाँ पे फोकस किया गया है, ठीक है। मान लीजिए जो टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनका तो ठीक है, वो तो अच्छे से कर लेंगे, लेकिन जो ट्राइबल पीपल है, या मैं बोलूँ पुअर पुअर पीपल है, ठीक है, और बीपीएल यानी बिलो पुअर्टी लाइन जो पीपल है, जिनको इतनी टेक्नोलॉजी नहीं पता है, जो इतने अपडेट नहीं है, जैसे उनको कैसे स्मार्टफोन इंटरनेट यूज करना चाहिए नहीं पता है, वो सब कैसे अच्छे से करेंगे। यदि हम सबको एक ही साइड में लाके मास सारे सब स्टूडेंट को एक ही कैटेगरी में डाल के देखें तो वो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि जितने हिसाब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जितनी टेक्नोलॉजी बेस्ड बात की गई है, ठीक है, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे दिया गया है, उस हिसाब से अभी इंडिया प्रिपेयर नहीं है, तो ये सारी बात है। इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, तो चाहे तो आप देख सकते हैं, बाकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे दी गई है। डिजिटलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस है, तो यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, जो टीचर्स है उनके लिए भी, और स्कूल है उनके लिए भी, सबके लिए काफ़ी सारे चैलेंजेस है, ठीक है, तो वो कैसे ओवरकम करेंगे इसी पे सारी चर्चा हो रही है। और ये एक ही नहीं है, इसके ऊपर भी बहुत सारे और भी एडिटोरियल जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी तब हमने डिस्कस किए। तो जब एग्जाम की मेंस एग्जाम की हम बात करेंगे जैसे जीएस पेपर 3 के अंदर, तो इसकी इन डिटेल और प्रिपरेशन के जुड़े जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसकी और इन डिटेल बात करेंगे। तो ये सारा इंफॉर्मेशन था। दूसरा कि अभी इंडिया और चाइना में,
ठीक है, फिर से टॉक शुरू हो गया है। जो बॉर्डर को लेके डिस्प्यूट था उसके बीच में, और जो भी टेंशन चल रहा है एज ए कंट्री, तो उसकी यहाँ पे बात की गई है। मैं आपका फोकस करना चाहता हूँ कि जो भाई अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, ठीक है, उनके द्वारा जो अभी टेंशन चल रहा है, जैसे कि उनको पता है इन्फ्लेशन रेट है कि जो 6% से ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन अभी बढ़ गया है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है? तो उसकी हमने इन डिटेल चर्चा कर ली थी कि भाई अभी क्या हुआ है कि भाई लॉकडाउन की वजह से ये जो फूड सप्लाई थी, ठीक है? तो फूड सप्लाई में पहले क्या हुआ था कि भाई मार्केट में ट्रांसपोर्टेशन कम होने के वजह से जो गुड्स था, ठीक है? जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स थे, वो मार्केट में जा नहीं रहे थे, तो जो स्टॉक था वो लिमिटेड था। तो आपको समझने में एकदम आसानी होगी। मान लीजिए कि किसी एक चीज़ लिमिटेड है, यानी 100 क्वांटिटी है, समझ लीजिए आसान शब्दों में, किसी भी चीज़ की जो क्वांटिटी है वो 100 है, ठीक है? और डिमांड भी 80 या 90 है। 80 या 90 मान के चलिए, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में डिमांड ज़्यादा नहीं है, जितना स्टॉक है उतनी डिमांड है, ठीक है? तो इसको इसको कंट्रोल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दूसरी बात क्या होगी कि मान लीजिए चीज़ें 100 ही है, लेकिन जो डिमांड करने वाले लोग 1000 हैं, तो क्या होगी? डिमांड होगी। और मार्केट का नियम है, जब कभी लिमिटेड स्टॉक होगा और डिमांड ज़्यादा होगी, तब क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा, ठीक है? जो लिमिटेड चीज़ें हैं उनका प्राइस बढ़ेगा। तो यही सारी बात यहाँ पे की गई है कि भाई फूड जो सप्लाई है, ठीक है? बाकी सारे इतना कुछ कॉस्ट नहीं बढ़ा है, लेकिन जो फूड का स्टॉक लिमिटेड है, तो उसी वजह से उसकी डिमांड बढ़ी है, तो प्राइस बढ़ा है, तो इन्फ्लेशन बढ़ा है। क्योंकि हालाँकि अनएम्प्लॉयमेंट गिर रहा है, क्योंकि वरना ऐसा क्या होता है कि भाई जैसे डिमांड बढ़ती है, वैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। लेकिन ये दोनों वर्स्ट कंडीशन है कि भाई डिमांड बढ़ी है, इन्फ्लेशन रेट 6% से बढ़ा है, लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो घटा है। तो यही सारी बातें यहाँ पे बताई गई है, तो मैंने आपसे इसकी डिस्कस कर ली है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आज के लिए महत्वपूर्ण थी। कैसी लगी? पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे बच्चों के साथ इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, और यदि आप नए हैं आईएएस लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पर डे ट्राई कीजिएगा कि आप जैसे ही नॉन स्टॉप वीडियो लेक्चर है वो आप देखते रहें, ताकि आपकी करंट की प्रिपरेशन से कोई भी टॉपिक ना छूटे। जय हिंद, वंदे मातरम।